हो गया। पूरा आ रहा है सब आ रहा है। So last we have discussed about the H parameter model. तो जो कल मैंने H parameter model बताया था, तो डायग्राम मेरा ऑलरेडी ड्रॉ है, ड्रॉ यहाँ पे आपका मॉडल कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज बताई थी, जनरल इन जनरल कोई भी सर्किट ले, तो ये जो ये वाला जो एंड है, दो इमेजेस बन रही है, वन और टू। तो इसमें मैंने क्या किया है, इनपुट पोर्ट के लिए ये H मॉडल बनेगा और आउटपुट पोर्ट के लिए ये वाला मॉडल बनेगा। और जब हम इस पूरे सर्किट के लिए ये निकालेंगे तो हमें H पैरामीटर मॉडल पूरे सर्किट के लिए बनाना पड़ेगा, वहां हम इसको इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करेंगे, तो फिर ये बन जाएगा पूरे सर्किट के लिए। अभी हमें पता है कि ये कहानी तो मैंने XYZ एक सर्किट के लिए बनाई है। अब मुझे क्या करना है, मैं जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, बेसिकली एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। एम्पलीफायर हमारा किससे मिलकर बन रहा है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बन रहा है। जब ट्रांजिस्टर से मिलकर बन रहा है तो हमें यहाँ पे जो H पैरामीटर मॉडल बनाना है वो एम्पलीफायर के लिए बनाना है। एम्पलीफायर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर, और उस ट्रांजिस्टर को हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस मोड में यूज कर रहे हैं, तो हम उसको एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इन शॉर्ट कि हमें एम्पलीफायर का मतलब है वो ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर से मिलकर बना ट्रांजिस्टर से। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ H पैरामीटर मॉडल जो सर्किट बनाऊंगी वो किसके लिए बना के दिखाऊंगी, यही H पैरामीटर मॉडल किसके लिए, ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैं H पैरामीटर मॉडल इसके लिए बता रही हूँ वो FET के लिए भी हो सकता है, फेज इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET के लिए भी हो सकता है, MOSFET के लिए भी होता है, CMOS के लिए भी हो सकता है। हमारे जो सिलेबस में है वो बेसिकली BJT, ठीक है। तो मैं यहाँ BJT के लिए आपको समझा रही हूँ। तो कल का ये ड्रॉ हुआ पड़ा है, आपको पता है कि दो इक्वेशन आई थी हमारी, V1 की इक्विवेलेंट और एक आपकी आई थी I2 की, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया था कि ये करंट सोर्स है और यहाँ मैंने बताया था ये वोल्टेज सोर्स है, सॉरी, और ये क्या है आपका करंट सोर्स है। ये की वैल्यू है, आपको बताया था HF कहाँ से आया, मैंने बताया था HO क्यों आया, मैंने आपको बताया था HR कैसे आया और ये I1 कैसे आया। आपको हर बार एक बात याद रखनी है, कभी भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाओ और आपको कुछ और घुमा के अगर दिया हो, 3-4 सब्जेक्ट आपको दिए हों, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, पेपर दोगे, तो आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगी। आज आपको याद है, कल आपको याद नहीं रहेगी। तो आप क्या करेंगे, पूरी उसकी पैरामीटर निकाल के उसको सेटिस्फाइड कराने के बजाय हर बार आपको ये देखना है कि जो भी H पैरामीटर मॉडल बना है उसकी इक्वेशन V1 और I2 के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इसमें KVL लगाओ और इसमें KCL लगाओ तो आपकी इक्वेशन नहीं आनी चाहिए जो V1 और I2 की इन जनरल इक्वेशन है, तो दो सर्किट सही है, अदरवाइज वो सर्किट गलत। तो जैसे V1 की बात करूँ मैं, V1 वाले केस में इसमें जितनी भी इक्वेशन होंगी वो आपकी उसकी सबकी यूनिट है, उस KVL में एक यहाँ आएगा प्लस और एक ये, तो इन सब की जो यूनिट, जब आप HR की वैल्यू लिखोगे रिवर्स वोल्टेज के, तो क्या हो जाएगा V1/V2, V2 का मतलब V आउट, V2 से V2 कट जाएगा, क्या बचेगा V1, ठीक है। इसी तरह इसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है HI यहाँ पे, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो हर बार आपको ये याद रखना है कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि 4 आपको सर्किट दिए गए हैं या कोई इक्वेशन दी गई है, कोई इक्वेशन दी गई है या कोई सर्किट दिया गया है, उसको ये 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन इस सर्किट को सेटिस्फाई करती है, तो उसके लिए आप KVL लगाओगे और जनरल इक्वेशन जो है उसमें निकालोगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई पैरामीटर कोई इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो इनपुट वोल्टेज के इक्विवेलेंट थी और ये वैल्यू आउटपुट करंट की इक्विवेलेंट थी। समझ आ गई मेरी बात? तभी तो मैंने यहाँ वोल्टेज सोर्स लिखा है और यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लिखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा है, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है H पैरामीटर मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर। उससे आपको ये पता लगेगा कि ये हम चीज़ों को क्यों बना रहे थे, कि एम्पलीफायर के लिए सबसे पहले जो सक्सेसफुल डिवाइस थी वो क्या थी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सबसे सक्सेसफुल थी, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हमने एम्पलीफायर की तरह सबसे पहले यूज किया था, पहले सिंगल स्टेज को किया, फिर 2 स्टेज को किया। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए, ट्रांजिस्टर को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल डिजाइन करके मैंने आपको यहाँ बताया है। तो
तो अब आपको मुझे क्या बताना है कि अगर मेरे से कोई XYZ स्टूडेंट भी पूछे कि मैम मैं इसका एरो ऊपर कर सकता हूँ तो नहीं कर सकते। वो किस केस में करेंगे, वो आपकी, क्योंकि मैं ये जो सिखा रही हूँ कॉमन एमिटर के लिए सिखा रही हूँ। मैं जो आपको बता रही हूँ एच पैरामीटर मॉडल, वो सर्किट बनवानी कॉमन एमिटर के लिए। तो अभी आपको समझ आएगा, इसको तो आप रख लीजिए। We just draw the another, just write the topic, hybrid model of transistor. Hybrid model of transistor. Hybrid model of transistor. Hybrid model of transistor. देखिए हाइब्रिड मॉडल में यहाँ सुनिएगा पहले, हाइब्रिड मॉडल जो है बेसिकली आपका कॉमन एमिटर भी होता है, कॉमन बेस, सॉरी हाइब्रिड मॉडल कह रही हूँ। आपका ट्रांजिस्टर जो है वो 3 कॉन्फ़िगरेशंस में काम करता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। सबसे ज़्यादा हम कॉमन एमिटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी अपने ट्रांजिस्टर के लिए उसकी अपनी अलग फाइल है, ठीक है। ये सब कुछ मैं पहले से करा चुकी हूँ फर्स्ट ईयर में, ये वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी हैं। इफ यू आर फीलिंग uncomfortable somewhere, you have some doubts over there, you can go that link, you can see the videos and after until unless, उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो you just can come to me, मैं उसको 2 मिनट लगेगा उसको समझाने, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओगे, चीज़ों से इधर उधर ढूंढोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। हर चीज़ में एकदम से यहाँ बता दूँगी तो आपका दिमाग क्लिक नहीं करता है, ठीक है। तो जो कॉमन अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने पढ़ा है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। इसका मतलब ये है, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ऐसा ही है। अब आपको क्या चाहिए, आपको मैंने अभी बताया था कि किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हमें कम से कम 2 पोर्ट चाहिए, यानी एक पोर्ट में आपके 2 टर्मिनल होते हैं, यानी आपको कम से कम 4 टर्मिनल चाहिए। लेकिन हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर सिर्फ 3 डिवाइस, 3 ही टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, चाहे, ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, चाहे वो पीएनपी है चाहे वो एनपीएन है। तो 4 टर्मिनल हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं, वो कॉमन इनपुट के लिए भी यूज हो जाएगा, वो आउटपुट के लिए भी यूज हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि अपनी डिवाइसेस को 4 पोर्ट रखते हैं। आगे मेरी बात समझ क्लियर है नहीं, ठीक है। आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल ही तो है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसके अलावा भी है क्या उसको, ऐसे तो होता है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, एमीटर, ऐसे तो होता है ट्रांजिस्टर, और कैसे होता है। बोलने के लिए मना किया है मैंने, सिर झुकाने के लिए मना नहीं किया, सिर हिलाओगे तभी पता लगेगा तो कुछ समझ आ रहा है। ट्रांजिस्टर याद है कैसा होता है, तो ट्रांजिस्टर ऐसे ही होता था। अब आपको इसको अगर आप इनपुट लगाओगे, सपोज आप यहाँ इनपुट दे रहे हो और आपने एमिटर को यूज कर लिया, तो यहाँ पे इनपुट समझ आ रहा है, और कलेक्टर के आउटपुट कहाँ जाएगी, वो तो हवा में डायरेक्ट रहेगी, फिर हाई लेवल पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम हमेशा क्या करते हैं, इसको हमें 3 टर्मिनल से 4 टर्मिनल बनाना पड़ता है। आपको 4 टर्मिनल चाहिए ही चाहिए, समझ आ गई मेरी बात, 2 इनपुट के लिए और 2 आपके आउटपुट के लिए। तो आप यहाँ क्या करते हो, एक टर्मिनल, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड का मतलब हो गया ये मेरा भी फ्रेंड है और ये मतलब मैं आपकी भी फ्रेंड हूँ और इसकी भी फ्रेंड, तो कॉमन हो गया ना। तो यही कहानी यहाँ पे है, आपने जैसे सपोज पहली बार एमिटर को कॉमन कर दिया, तो आप क्या करते थे, इसके बीच में बाइसिंग कर देते और फिर एक का सी और ई के बीच में। इसी तरह अगर आप कॉमन बेस में चलो, क्या करते थे, इसके बीच में करते थे और फिर, यानी वो जो कॉमन वाला टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल की वजह से जो हमारी डिवाइस बन गई वो 2 पोर्ट नेटवर्क है, यानी 4 टर्मिनल्स बन गए। हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, क्योंकि 3 जो चीज हमारी पहले डिवाइस डिजाइन हो चुकी है उसको तो मैं 4 नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से तार थोड़ा जोड़ दूंगी, मैं अपनी मर्जी से तार थोड़ा जोड़ दूंगी। लेकिन हमें क्या करना है, उसका पर्पस सॉल्व करना है, उसको वर्किंग में लाने के लिए हमें 2 पोर्ट बनाने पड़ेंगे और एक पोर्ट में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 पोर्ट में कितने होते हैं, 4 टर्मिनल। तो 3 को 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन मेथड यूज किया, जिसमें हमने हर बार एक बार कॉमन बेस को लेके, एक बार कॉमन एमिटर को लेके, एक बार कॉमन कलेक्टर को लेके 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन एमिटर, देखो हाइब्रिड मॉडल ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर सबसे ज़्यादा यूज है।
common emitter configuration and its model and its H model. मैं डायग्राम बना दूँ, आपको डायग्राम बना दीजिए। मैं आपको पहले स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर तो स्मॉल से दिखाई, इसे देखिएगा मैंने एमिटर को शॉर्ट में लिखा, यहाँ पे स्मॉल सी लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ठीक है, ये बी। और जो करंट आ रही है वो आई बी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये कौन सी है, इनपुट वोल्टेज है ना, थोड़ा देखते चलिए, ये क्या है आपकी इनपुट वोल्टेज। ये आपने कॉमन एमिटर बनाया, तो एमिटर को जिसे कॉमन करना है उसको नीचे आएगा, मतलब ग्राउंड पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन हो गया। अगर कॉमन बेस करना हो तो ऐसे घूम जाएगा, कॉमन कलेक्टर करना होगा तो भी क्या हो जाएगा, ये एमिटर ऊपर चला जाएगा, कलेक्टर नीचे हो जाएगा, ऐसे रिवर्ट हो जाएगा। तो मैं कॉमन एमिटर के लिए बता रही हूँ आपको। अब ये कौन सी है, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है आपकी, V और E के बीच में, ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, VB, ठीक है। यहाँ जो करंट जा रही है IB, ठीक है। करंट जो यहाँ आ रही है, ये जो करंट है कलेक्टर पे करंट क्या होगी, IC। और वो करंट IC का जो डायरेक्शन होगी, साइड करंट किसकी तरफ जा रही है, एमिटर की तरफ से आ रही है, ऐसे ये यहाँ से यूँ जा रही है और ये यहाँ से यूँ आ रही है। ऐसे समझाया था आपको। जब कलेक्टर लूप लगाते हैं तो ऐसे क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एमिटर की तरफ है ना, जिधर एमिटर की डायरेक्शन होगी ना, सारी करंट सम अप होकर उधर ही जाए, समझ आ रही है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, आगे समझ बात कि आईसी की डायरेक्शन ये वाली क्यों, एमिटर इधर है ना, एमिटर की डायरेक्शन कौन सी है, नीचे को है, एनपीएन है ना। अगर पीएनपी होता, यूं जानी होती, तो फिर आपकी डायरेक्शन ऐसे होती। आगे मेरी बात समझ, एनपीएन में दिखा दूँ, आगे मेरी बात समझ। अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा तो उसमें मेरी दिक्कत है, वो तुम लोग मैंने ऐसे समझाई थी तुम्हें, जैसे ये तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया और डिटेल में अच्छे से समझाया, मेहनत करनी पड़ेगी वरना आगे का बिल्कुल क्लियर नहीं। सबसे इजी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इन दैट केस इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट है वही, सिर्फ आपको डायोड और ट्रांजिस्टर समझना है, पूरी जिंदगी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स उसी पे घूमती है। मैंने तो अपनी तरफ से लॉकडाउन में भी बहुत मेहनत की, मुझे अपना पता, मुझे किसी और का नहीं। CMOS में मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन CMOS से पहले मैंने पूरा आपको अच्छे से हर चीज पूरी फेथफुलनेस समझ आ रही है बात। बीपी बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होगी क्या होगी, बीपी। यहाँ जो करंट होगी आईसी, एनपीएन यूज कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, सारी करंट समान होगी इधर की आएगी। आप देखिए आईबी को भी मैंने इधर से निकाला तो क्या होगा, दो लूप्स लगते हैं हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक इनपुट पे, एक इनपुट पोर्ट पे और एक आउटपुट पे, ठीक है। तो जो आपका इनपुट पोर्ट है वो ये वाला है, करंट ऐसे जाएगी और ये क्या करेंगे आपकी ऐसे, ठीक है। तो एमीटर कहने का मतलब ये है जिधर एमीटर की डायरेक्शन होगी सारी करंट उधर ही उसी डायरेक्शन में सम अप हो, कहने का मतलब ये। क्योंकि वैसे भी आपको पता है, आपको ना याद हो, मेरा काम तो आपको समझाना ही है, चाहे मैं आपको जितना मर्जी कहूँ कि मैं नहीं बताऊँगी। आई एमीटर करंट किसके बराबर होती है, आई बी प्लस आई सी, क्योंकि आपका एमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ से एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है और बेस और कलेक्टर को क्रॉस करता हुआ आपको नहीं कर सकता है। तो ये बेस और कलेक्टर क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। बेस 1% कलेक्ट करता है और कलेक्टर 99% कलेक्ट करता है। गेटिंग में समझ आ रही है? दो
करो, समीकरण ऐसी आ गई। यहाँ पे जैसे वोल्टेज ये थी, हमें क्या मार्क करना है, वोल्टेज और करंट ही मार्क करना होता है एच पैरामीटर मॉडल, ठीक है। और वैसे भी हमारा, मैंने सिर्फ ट्रांजिस्टर की बात करी, ये ट्रांजिस्टर है, मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि उसकी बाइसिंग करो या कुछ करो, इसमें मैंने कुछ कहा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सी और ई के बीच में, तो ये क्या आ जाएगी, वीसी। राइट, लिखो जल्दी से, उसके बाद जो मैं लिख रही हूँ आप उसको नोट कीजिए। वाले एंड को देखिए, यहाँ से यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिखा दी हूँ ताकि आपको चीज़ें ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आई विश कि आपको चीज़ें दिखें आपके माइंड में और आपको सेट हो जाए अच्छे से, आपके आगे पीछे के जो बच्चे हैं कभी आए पढ़ने में तो आप उन्हें चीज़ें बता सकते। ये तो हो गया आपका इनपुट पोर्ट, राइट, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया आउटपुट पोर्ट, मान लो। और ये चीज़ दोस्तों लोग करते हैं, हर बार हमें एक ही काम करना है, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इनपुट करंट क्या है आपकी I1 और इनपुट करंट क्या है, यहाँ देखो पहले इनपुट करंट क्या है आपकी IB, बेस पे जा रही है। कॉमन वाली से कोई मतलब नहीं होता है, कॉमन वाली ना तो इनपुट करंट होती है ना वो आउटपुट करंट होती है, वो तो सिर्फ वोल्टेज में काउंट होती है, ठीक है। तो करंट जो है ये करंट, इनपुट करंट कौन सी है, बेस पे जा रही है IB, मैंने लिखा इनपुट करंट I1, दो ही करंट होती है ना, ऐसे तो लिखा था V1 V2 I1 I2, ऐसे था चार पैरामीटर है H11 H12 H21 H22, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो अब इसको तो भूल जाओ, मैं इस बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो V1 I1 जो है वो I इनपुट है, ठीक है, और I इनपुट क्या है IB, कॉमन एमिटर के अंदर। फिर है आपका I2 क्या है I आउटपुट है, और I आउटपुट क्या है आपका IC, ठीक है बच्चों, IC इसी तरह V1 भी इनपुट है, V1 जो है वो B इनपुट है, और B इनपुट क्या है VBE, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा खाली वोल्टेज नहीं लिखोगे, अगर आप VB लिखोगे ना तो वो वोल्टेज है, और करंट कब फ्लो करती है जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन का मूव करता है जब वहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ पे कहीं पे ढलान ऊपर है कहीं पे ढलान नीचे है, तभी तो क्या होगा आपका पानी निकलेगा। तो आपका क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए जो VB होता है, जो आपका पोटेंशियल होता है वो दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है, वोल्टेज दो बीच के पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं होता है। और जब आपकी दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं, यानी आपका चार्ज मूव होता है। और जब आपका चार्ज मूव करता है कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, तभी आपकी क्या करती है, करंट आपकी फ्लो करती है। आगे मेरी बात समझ क्लियर है मेरी बात? चलो V2 यानी V आउटपुट, V आउटपुट क्या है VC, ठीक है। हो गया, कितनी बात आपको समझ आ गई, नोट करो तो काम करो जल्दी से, फटाफट नोट करो जल्दी से, स्पीड से करना। कल जो मैंने आपको इक्वेशंस लिखवाई थी, आई थिंक तो सबको क्लियर है। कल जो इक्वेशंस लिखवाई थी दो, V1 और I2, तो उस इक्वेशंस
को आप दोबारा लिखिएगा, लिखिए रीराइट द एच पैरामीटर इक्वेशंस, रीराइट एच पैरामीटर की इक्वेशंस को, समीकरणों को दोबारा लिखने पर अगर आपको नहीं याद हो तो मैं लिख देती हूँ एच आई, बस आप लिखिए, क्या लिख दीजिएगा, रीराइट द इक्वेशन। ये मैंने आपको कर लिखा है। अब जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, ये तो मान लो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी की वैल्यूज इक्वेशन 1 और 2 में रखनी है, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन ए बी सी डी इन इक्वेशन 1 एंड 2 रखो। बी आई की जगह क्या आ जाएगा, बी बी ई, एच आई ही रहेगा। और एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो सुनो, क्योंकि ये कॉमन एमिटर है और कॉमन बेस के लिए भी आएगा तो कहानी ऐसी ही रहेगी, मतलब ये जो वैल्यूज जो भी आएंगी एच आई की वैल्यू एच आई रहेगी, एच एफ की वैल्यू एच एफ की रहेगी। लेकिन आपको क्योंकि आप कॉमन एमिटर के लिए काम करते हो तो हर बार आपको जहाँ पे एच आई लिखा है, एच एफ लिखा है, यानी आपको उसके साथ में ई ऐड करना है, ठीक है। आपको हर बार ई ऐड करना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देख लो, वी आई की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, वी आई की वैल्यू लिखी है मैंने वी बी, मैंने यहाँ से वी आई की वैल्यू क्या है, वी बी ई, एच आई की वैल्यू आई है और यहाँ पे क्योंकि कॉमन एमिटर है तो यहाँ पे ई लिखो। अब आपको आगे समझ आएगा कि जब कहीं आपने देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। फिर आपका आई वन, आई का मतलब क्या है, आई बी, यहाँ देखो आई की वैल्यू क्या है, आई बी, फिर प्लस एच आर ऐसे रहेगा, फिर उसके साथ ई लग जाएगा, ये कॉमन एमिटर। तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या है, वी सी ई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप सेकंड वाली इक्वेशन में लिखोगे आई आउटपुट की वैल्यू क्या है, आई सी, ठीक है। और एच एफ के आगे लिखोगे ई, एच एफ के लिए आगे लिखो एच, और आई की वैल्यू फिर से क्या लिखोगे, आई बी, ठीक है। फिर प्लस एच ओ ई, ठीक है। वी आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी, ये दो इक्वेशंस will be done for the H parameter model for transistor in common emitter mode। अगर ये कॉमन बेस के लिए होता, तो क्या होता बच्चे, एक बार और देख लो, फिर आप 2 मिनट देना, उसके बाद देखना, पहले देख लो कॉमन बेस के लिए। अब आपका ये ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। अभी कॉमन बेस यहाँ पहुंच गया होगा, आपने इसको ऐसे करना, इसको ऐसे घुमाओ, ये वाले ऊपर चलेगी ना, तो आपने फिर से पकड़ के बेस को नीचे लिया, ठीक है। तो कॉमन बेस के लिए जब आप काम करोगे, ये आपका एमिटर है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका बेस है। तो यहाँ पे जो आपकी इनपुट आएगी, इनपुट क्या आएगी आपकी, बी बी ई डी, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी, वी सी, इनपुट करंट क्या आएगी, आई ई, ठीक है। और यहाँ जो करंट आएगी वो क्या आएगी, आई। समझ आ रही मेरी बात। फिर वही कहानी ये चेंज हो जाएगा, आई वन करंट, आई इनपुट करंट क्या हो जाएगी, आई ई, ठीक है। आई वन हो जाएगा आई ई, बी इनपुट हो जाएगा बी ई बी, आई टू हो जाएगा आई सी, ठीक है। और बी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी बी सी, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा, कॉमन बेस है, वहाँ बी आ जाएगा, बी बी बी, और जो वैल्यू है जैसे आई बी है यहाँ पे आई ई हो जाएगा,
यहाँ पे VE BH। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है बिल्कुल? आ रही थी बात समझ? तो मैं सिर्फ कॉमन एमिटर को डिटेल में समझाती हूँ। आगे मेरी बात समझ? एक क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है? अब मैं जो मॉडल बनाती हूँ यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आता है। ऐसे आप कॉमन करेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। सभी नोट कर लेते हैं। अब कौन सा आपको नोट करना है? करो 2 मिनट में करो। जल्दी से कर लो फटाफट। मुझे वो आरसी करने के बाद स्टार्ट करके लाना है, मतलब स्टार्ट करके मैं बोल रहा है उसको मैं पढ़ा दूँ। मुझे मॉडल कटिंग करती हूँ। हो गया? डन हो गया? फटाफट इसका पढ़ लूँगा। देखो एच, ड्रॉ द एच मॉडल। अरे डालो ड्रॉ द एच मॉडल फॉर कॉमन एमिटर, शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। देखो फटाफट कैसे करें। इक्वेशन उठाओ वोल्टेज, बिल्कुल वही इक्वेशन है जो मैंने तुम्हें कल बताई। देखो 2 चीजें याद कर लो, अगर वैसे नहीं याद हुआ 2-4 बार करोगे फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये इनपुट पोर्ट के लिए था, मेरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये इनपुट पोर्ट को बताता है, ये आउटपुट पोर्ट को बताती है दूसरी इक्वेशन। तो इनपुट पोर्ट पे आपने क्या करना था? आपने यहाँ पे VBE, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया था? रजिस्टर, ठीक है। इनपुट करंट क्या है? IB। इनपुट करंट है IB, इसकी वैल्यू क्या है? IB/HIE। तभी तो आएगा। ये रजिस्टर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू HIE हो गई। जब वो कटेगी वैल्यू तो वहां पे सिर्फ R बचेगा, ठीक है? समझ आ गई बात? तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पैरामीटर्स, ये रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। समझ आ गई? उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ था वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स VCE, ये तो VCE हो गया। उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? इधर समझ आ रहा है? VCE वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू होगी HRE VC। ऐसे ही होगा। डन। हमने नीचे वाला जो एमिटर टर्मिनल है उसको कॉमन किया होगा, तो इस कॉमन को इस तरफ ले गए, ठीक है। आप क्या करोगे? इससे थोड़ा नहीं यहाँ लिखोगे HRE VC। अब आप इस तरफ चलोगे, ये वाला, ठीक है। आपकी करंट है HFE IB HOE VCE। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी HFE IB, दिस ये देखो, यहाँ पे आपका कलेक्टर है, तो ये यहाँ सीरीज में नहीं आएगा, पैरेलल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री से रखना आप एक साथ, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या करंट सोर्स है, तो यहाँ पे करंट सोर्स नीचे से आ रहा है क्योंकि आपको कॉमन एमिटर है, आपकी जो करंट की डायरेक्शन वो नीचे की तरफ आती है। अगर ये ऐसे होता तो आपको ऊपर की तरफ आता है, लेकिन अभी किसकी तरफ है? नीचे की तरफ। कॉमन एमिटर है ना, कॉमन एमिटर है और NPN है। अगर PNP होता तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता, तो फिर करेक्टर का ये वाला सोर्स है, अगर कहते तो ऊपर हो जाता। समझ आ गया सर क्या रीजन है? उसके बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी? HFE IB, HFE IB। समझ आ गई मेरी बात? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैरेलल में क्या आ जाएगा? HOE। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखी हमें? 1/HOE देख लो कर वैल्यू, ठीक है। और इसको रब कर दो। यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है? VCE HOE 1/HOE VCE। यहाँ से जो करंट आ रही है वो क्या आ रही है? कहने का मतलब ये हो गया
कि आपने ट्रांजिस्टर का यानी दो डायोड से मिलकर बनता है ट्रांजिस्टर बैक टू बैक। इस वाले डायोड के लिए तो ये डायोड है इनपुट पोर्ट के लिए और सी से ये वाला और टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला टर्मिनल है टर्मिनल कॉमन है और वो क्या है कॉमन एंड ये ऐसे आप इसके लिए कर दीजिए। समझ आ रही मेरी बात? ये कहानी है, फटाफट ड्रॉ करो, मैं इसको कंप्लीट करूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। ये रखो शुरू में ही ज़्यादा टाइम लगता है, ये बात आप मान के चलो, उसके बाद में टाइम नहीं लगता, उसके बाद तो छोटी छोटी डिवाइसेज है, बेसिक में भी टाइम लगेगा, मुझे तो लगता है कि अभी टाइम है। अब हमें ये सब कुछ समझ आ गया सबको। चलिए इसके अंदर अब हमें हाइब्रिड मॉडल आपने सीख लिया, अब इसको दिमाग में रहेगा। अब वापिस अपने आरसी कपलिंग पे पहुंचो। आरसी कपलिंग पे हमने 2 स्टेज एम्पलीफायर किया था, याद होगा, ठीक है। जुनैदी वर आल्सो प्रेजेंट इन माय क्लास जब आरसी कपलिंग समझाया था, ठीक है। आरसी कपलिंग परसेंट समझाया था आशीष, आरसी कपलिंग समझाया था कपलिंग सेटिंग्स में, ठीक है। आरसी कपलिंग में मैंने वहां पे छोड़ा था क्योंकि मुझे गेन निकालना था, गेन डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसके लिए एसी मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एसी मॉडल बनाने के लिए मुझे किसी पैरामीट्रिक मॉडल को यूज करना पड़ेगा, जिसको मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, एच मॉडल को यूज करना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मुझे, एच मॉडल को यूज करना पड़ेगा।